Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Rohit Gupta and this video will be all about getting an understanding of a very important financial statement of a company, which is an income statement. In the following videos, we'll be coming up with more financial statements such as a balance sheet or a cash flow statement, and then there'll be the videos on the analysis for the same. In the past two videos, we have covered what is a share market and what are the different classification of stocks. So, in order to build actually a very solid platform to understand how the company works, we need to know what is an income statement, what is a balance sheet, and what are the cash flow statements, and what are the loopholes that can be made by a company to make a fool out of investors, and contrary, how can we actually analyze the income statements of a particular company and the balance sheet and the cash flow statements to come at a figure or to value a company, so that we can actually see if the company is trading underpriced or overpriced as compared to the intrinsic value or the calculated value that we achieve by our models. Okay, so let's start with the income statement for today. Income statement, as the name suggests, it consists of two words. Income statement means it is basically a financial statement which tells us about the income of a particular company. Okay, इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है कि कंपनी ने क्या कमाया. ठीक है, कमाई कैसे निकलती है, या कमाने का मतलब, कमाई का मतलब प्रॉफिट्स ही है, गेन्स ही है. सो कितना कमाया कंपनी ने, बेसिकली जो भी रेवेन्यू थे, जो भी सेल्स हुए, उसमें से खर्चे माइनस कर दिए तो हमारे पास इनकम आ गई. सिंपल यही है इस स्टेटमेंट में. इसमें कोई जैसे बोलते रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. सिंपल सी स्टेटमेंट है यार, कमाई और खर्चे है कंपनी के. सो इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट और अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अस अबाउट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. दैट इज इट. ओके, सो अब अगर मैं बात करता हूँ इनकम स्टेटमेंट की, जब हमें कंपनी की रेवेन्यू और खर्चे पता है तो हमें ये पता होगा कि यार बिजनेस कैसे कर रहा है कंपनी का. सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग, गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंपनी और द बिजनेस इज परफॉर्मिंग एंड नियर बाय फ्यूचर में कितना अच्छा और कितना बुरा कर सकता है. ओके, थर्ड ऑफ ऑल, इट गिव्स अस एक्चुअली एन आइडिया ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. ओके, अभी जैसे मैंने आपको बोला, जिसकी वजह से और जिसकी हेल्प से वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेयर प्राइस. हम ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कंपनी के नंबर्स के बेसिस पे, कंपनी के बिजनेस के बेसिस पे, कंपनी की फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेसिस पे वी कैन वैल्यू अ पर्टिकुलर कंपनी और वी कैन वैल्यू अ स्टॉक. वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एक्चुअली हम इनकम स्टेटमेंट से कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं. ओके, फिर आपने दो बहुत कॉमन वर्ड सुने होंगे, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, या बिजनेस चैनल्स पे सुने होंगे, या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, या किसी अपने दोस्त को सुना होगा ये सब बोलते हुए. सो जब भी हम टॉप लाइन की बात करते हैं, टॉप बॉटम, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम स्टेटमेंट. टॉप लाइन ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली द रेवेन्यू. बॉटम लाइन ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली द नेट प्रॉफिट. सो जब भी आप आगे से ये वर्ड सुने, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, मेक श्योर यू गेट अ होल्ड ऑफ थिंग्स कि हाँ भाई, टॉप लाइन की जब भी हम बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यूज, एंड बॉटम लाइन की जब भी हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट्स. ओके, फिर इनकम स्टेटमेंट से जब हमें पता है कि यार बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा या आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकता है. ओके, सो जितने भी एनालिस्ट हैं मोस्टली इनकम स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं फॉर देयर डिसीजन मेकिंग टू एक्चुअली गेट अ होल्ड ऑफ द performance of a particular company or a business, because it really helps them in decision making. So it is this income statement which attracts the investors कि हाँ भाई, अगर इनकम अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, तो ठीक है. आप समझ सकते हैं कि फिर भी किस तरह से एक इन्वेस्टर कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है. जितने भी टैक्स कैलकुलेशंस हैं, या टैक्स तभी पे करेंगे हम जब हम प्रॉफिट्स करेंगे. टैक्स कैलकुलेशन किस बेसिस पे करे जाते हैं? टैक्स कैलकुलेशन करे जाते हैं इस इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे. ओके, जितने भी टैक्स कैलकुलेट होंगे इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट होंगे.
लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट से ही इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं कंपनीज, तो आप प्लीज समझ जाइए कि सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन भी इनकम स्टेटमेंट में होते हैं ताकि कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सके। एक्चुअली हाउ टू रीड एन इनकम स्टेटमेंट, एंड मैंने बोला आपको पहले भी, एंड हाउ टू actually identify frauds we'll understand in later videos. We'll do some case studies about various companies जिन्होंने अपने इनकम स्टेटमेंट्स एक्चुअली फ्रॉडुलेंट करे थे, जिन्होंने अपने इनकम स्टेटमेंट मैनिपुलेट करे थे, एंड किस तरह से क्या क्या किया गया, तो we'll get to know about it. ओके, चलिए आगे चलते हैं। जब भी हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको बोला सबसे पहले आया रेवेन्यू। ठीक है, ये देखिए आपके यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिख रहा होगा। दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस कि टोटल सेल्स कितनी हुई है कंपनी की। ठीक है, इसमें से अगर मैं आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम बोलते हैं कि जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उन एक पर्टिकुलर आइटम जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब मैं वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास जो फिगर आती है दैट इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, बिफोर द टाइमिंग याद रखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट हमने माइनस कर दी। अब कुछ खर्चे होंगे हमारे जो कि डेली बेसिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, जैसे जनरल एक्सपेंसिव हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सेक्रेटरी रखी हुई है, आपने प्यून रखे हुए हैं, वो जनरल एडमिन एक्सपेंसेस हो गए। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन में आपने पैसे खर्च करे हैं, वो मार्केटिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस हो गए, और भी कोई मिसलेनियस खर्चे हो सकते हैं, ये सब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर। फिर इन तीनों का जब हम सम कर देते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते तो हमारे पास एक फिगर आती है जिसे हम बड़ा अच्छा नाम देते हैं एबिटा। आप बड़ा कॉमनली ये वर्ड सुनेंगे एबिटा, विच इज नथिंग बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओके, अभी मैं आपको बताता हूं सब कुछ क्या है। चलिए ठीक है, फिर हम अगर एबिटा में अगर हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके, दोबारा बोल रहा हूं, अगर हम एबिटा में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बेसिकली एक तरह का एक्सपेंस है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं कि टाइम के साथ एक चीज की वैल्यू कम होती जाती है, या ग्रेजुअल डिक्रीज इन एन एसेट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। गाड़ियों का डिप्रिसिएशन अलग होता है, अलग रेट पे होता है, लैंड बिल्डिंग का अलग होता है। डिप्रिसिएशन पे भी हम एक सेपरेट लेक्चर कंडक्ट करेंगे, तब आपको और डिटेल में पता चलेगा एक्चुअली में डिप्रिसिएशन होता क्या है और कैसे एप्लीकेबल होता है। ओके, सो फॉर द टाइमिंग जब हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारे पास जो फिगर है उसमें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। फिर कंपनी के पास कुछ अलग नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में जब हम ये ऐड कर देते हैं हमारे पास एक फिगर आती है जिसे हम बोलते हैं ईबिट, which is nothing but earnings before interest and taxes, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं ना। ठीक है, ईबिट में जब हम ईबिट से अगर मुझे इंटरेस्ट जितना भी कंपनी ने अपने डेट पे या अपने कर्जे पे करा है, जब मैं इसको निकाल देता हूं तो हमारे पास इसको निकाल दिया, हमारे पास आ गया सीधा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ओके, अब फाइनली अगर मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए तो मुझे टैक्सेस भी निकालने पड़ेंगे जो मैंने गवर्नमेंट को पे करे हैं। इसमें से मैंने टैक्सेस डिडक्ट कर दिए तो मेरे पास जो फिगर आ गई वो आ गई मेरे नेट प्रॉफिट, विच इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। लेकिन अभी भी एक चीज जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से पे कर सकती है, ओके, दैट इज डिविडेंड्स। ओके, फिर डिविडेंड्स, जो भी मैंने डिविडेंड्स पे करे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अगर मैं ये निकाल देता हूं, अब जो मेरे पास फिगर आती है दिस इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा रिटेन अर्निंग्स में बैलेंस शीट में जाके ऐड अप होता है। दिस फिगर गोज टू द बैलेंस शीट, जिसकी वजह से हम पूरी की पूरी नेटवर्थ कैलकुलेट कर पाते हैं। अब रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली पढ़ेंगे। नॉट नेक्स्ट वीडियो, मे बी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देन वी विल गेट अ होल्ड ऑफ थिंग्स कि अच्छा रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट ऐड होता है, इस वजह से नेटवर्थ ऊपर नीचे हो रही है। ओके, फिर हम बात करते हैं, अभी तो हमने बात करा इसका डेप्रिसिएशन
मैंने आपको बताया अभी क्या होता है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मैं बताना भूल गया आपको। अब एमोटाइजेशन जैसे डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद पैसेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल फॉर टैंजिबल एसेट्स। जब भी हम बात करते हैं आईपीआर्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की, या किसी और इंटैंजिबल एसेट की जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं एमोटाइजेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इनकम स्टेटमेंट के बारे में। डिटेल इनकम स्टेटमेंट कैसे क्या होती है वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे जब मैं इसको क्लब करूंगा एक एनालिसिस के साथ और क्या क्या आइटम्स होते हैं। एक इनकम स्टेट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बेसिक या मेन आइटम्स जो होते हैं वो मैं अभी आज हमने डिस्कस करे हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।